तो बच्चों जो है आज का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने कल इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। हो सकता है आप लोगों ने अच्छे से देखा हो, नहीं देखा हो तो जो है इसको जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 है। आज हम लोग जो है वेव की बात करेंगे। वेव का मतलब होता है कभी भी कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा है और वो रेगुलर वे में आगे प्रोसीड कर रहा है और कैरी कर रहा है एनर्जी और मोमेंटम को, तो इसके लिए कहा जाएगा ये वेव है। ध्यान रहे, अगर ये रेगुलर वे में आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है तो फिर ये आपका नॉइज हो जाएगा, ये वेव नहीं होगा। इसके दो तरीके हो जाएंगे, एक एनर्जी का क्लासिफिकेशन होगा। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करता है तो ये मैकेनिकल वेव हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम जो है आर, एम, आई, वी, यू, एक्स, गामा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज, ये वेवलेंथ के उतरते हुए क्रम में है। यानी कि यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम है और यहाँ पे लैम्डा मिनिमम है। इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो एच न्यू एस सी बाई लैम्डा होता है। अगर इसी में हम सी से डिवाइड कर दें तो ये एच न्यू अपॉन सी, एच अपॉन लैम्डा और ये पी हो जाता है। ध्यान रहे, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये ट्रांसवर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स। और अगर ये मैकेनिकल, हमने कहा जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करता है तो इसको नाम देते हैं क्या, मैकेनिकल वेव। और वेव के जो दो प्रकार हुए, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ध्यान रहे, अगर वेव चल रही है इधर की तरफ को और पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये वेव ट्रांसवर्स है, ये वेव ट्रांसवर्स है। जिधर को वेव चल रही है ये डायरेक्शन ऑफ वेव हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेव हो गया। इसी तरफ को पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और यहाँ पे जो इनके बीच में एक और फर्क है वो ये कि यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ पाए जाते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ पाए जाते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन पाए जाते हैं, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक बात आप कर सकते हैं कि ये V बराबर एन लैम्डा, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला आपने सुना होगा। तो ये ऐसे, अगर ये एक साइकिल कंप्लीट हुई है, डिस्टेंस कितनी, कहेंगे डिस्टेंस तो लैम्डा हो गया। स्पीड ऑफ वेव कितनी है, कहेंगे V है। कितना समय लगा है यहाँ तक जाने में, इसको कहेंगे एक साइकिल कंप्लीट हो गई, टाइम लगा T। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम लिख सकते हैं आप, 1/T को n लिख सकते हैं और ये V बराबर n लैम्डा हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव के लिए ध्यान रखें कि इसके जो फायरिंग एग्जांपल्स हैं वो है वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग है, लाइट वेव है, लाइट वेव है। ये ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल्स चल रहे हैं ट्रांसवर्स वेव के लिए। और वेव ऑन स्ट्रिंग हो गया। वेव ऑन स्टेम, स्टेम कहा गया तो वो लॉन्गिट्यूडनल में चला जाता है, प्रॉन्ग्स में, प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क में ये चला जाता है। और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड में जो वेव जाएगी वो होगी ट्रांसफर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल के एग्जांपल समझ लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल के लिए वेव्स इनसाइड द लिक्विड, यहाँ पे ये ट्रॉन्क्स में हो गया ट्रांसवर्स, और स्टेम पे हो जाएगा, स्टेम ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क पे हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट वेव ट्रांसवर्स है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, स्ट्रिंग में वेव ट्रांसवर्स है, स्प्रिंग में वेव लॉन्गिट्यूडनल है, स्प्रिंग में वेव लॉन्गिट्यूडनल है। तो एक बार फिर से बोल दे, वेव ऑन स्ट्रिंग इज ट्रांसवर्स, वेव ऑन स्प्रिंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट वेव ट्रांसवर्स, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल,
प्रॉन्ग्स, ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स पे, ट्रांसवर्स स्टेम पे, लॉन्गिट्यूडनल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड पे, ट्रांसवर्स और इनसाइड द लिक्विड लॉन्गिट्यूडनल। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नवा एग्जाम्पल आ गया तो फिर आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा कि ट्रांसवर्स वेव के लिए जरूरी है मीडियम में होना इनर्शिया, और यहाँ पे जरूरी है होना इलास्टिसिटी, इनर्शिया और इलास्टिसिटी। यहाँ पे इलास्टिसिटी, इनर्शिया सिर्फ सॉलिड में होगा एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड होगा। इलास्टिसिटी जो है वो तीनों में पाया जाता है। तो सॉलिड में पूछा जाए कौन कौन से वेव हो सकते हैं, कहेंगे ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में या तो आप सरफेस के ऊपर होगे या सरफेस के अंदर होगे, ये साफ साफ बात होगी। गैस की बात करें, गैस में इनर्शिया होगा ही नहीं, गैस में सिर्फ इलास्टिसिटी होगी। तो अब बात यहाँ पे जो पेच फंसा वो सिर्फ और सिर्फ किसका, सॉलिड का। सॉलिड में आपने जो है अगर जो एनर्जी इम्पार्ट करी है वो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड है तो ये ट्रांसवर्स है, और साइड से स्ट्रोकिंग कर रहे हैं तो ये वेव लॉन्गिट्यूड, तो ये वेव क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूड। तो ये इसके प्रकार हो गए। और ध्यान रहे एक इन दोनों के बीच में एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस है, सेवरल टाइम्स पूछा गया सवाल है, पोलराइजेशन। ध्यान रहे पोलराइजेशन ये है वो फैक्टर जो कि सिर्फ शो करता है ट्रांसवर्स और कभी नहीं शो करता है लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव कभी भी पोलराइजेशन एग्जिबिट नहीं करती। अब बात आ जाती है यहाँ पे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो यहाँ पे स्पीड के लिए हमने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव, LONG का मतलब लॉन्ग में करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे, इसी को साउंड वेव भी कहा जाएगा। और न्यूटन के अकॉर्डिंग ये स्पीड जो था फंक्शन था इलास्टिसिटी और डेंसिटी का। ये कोई खास बात तो हुई नहीं। v बराबर अंडर रूट में इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी आप निकाल ही सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। सॉलिड में अगर आप बात कर रहे हैं, सॉलिड की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये v बराबर हो जाएगा अंडर रूट में y अपॉन डेंसिटी। लिक्विड की बात कर रहे हैं तो ये v बराबर अंडर रूट में b अपॉन डेंसिटी, अंडर रूट में b अपॉन डेंसिटी। और ध्यान रहे यहाँ पे ये सॉलिड रॉड के लिए होता है, अगर ये किसी और तरीके का है ये तो v बराबर अंडर रूट में b प्लस 4 अपॉन 3 नीटा अपॉन डेंसिटी हो जाता है। इट इज ओनली फॉर रॉड। और गैस की बात करते हैं तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होता है अंडर रूट में p अपॉन d। एक बात आपसे यहाँ पे और करनी थी कि इलास्टिसिटी और डेंसिटी में इलास्टिसिटी जो है ज्यादा प्रभावित करता है स्पीड ऑफ साउंड को। तो E सॉलिड इज ग्रेटर देन E लिक्विड इज ग्रेटर देन E गैस। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। ये स्टील में वेलोसिटी 5000 मीटर पर सेकेंड, ये 1500 मीटर पर सेकेंड और ये 332 मीटर पर सेकेंड था। जब यहाँ पे पाया गया, बाकी सब कुछ ठीक था, जब यहाँ पे वैल्यू निकाली गई तो ये 278 मीटर पर सेकेंड निकला था। यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं पड़ा, यहाँ कोई करेक्शन नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे करेक्शन पड़ने की जरूरत महसूस की गई। तो 100 सालों के बाद ये न्यूटन की हाइपोथेसिस थी, दिस वाज न्यूटन्स हाइपोथेसिस। लाप्लास का करेक्शन आया, लाप्लास का करेक्शन आया कि सॉलिड में ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट, लिक्विड में फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट। गैस के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जो साउंड वेव है न्यूटन साहब मान गए थे ट्रांसवर्स है, एक्चुअल में ये लॉन्गिट्यूडनल होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन पाए जाते हैं। और इन्होंने देखा कि कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन इतना तेज हो रहे हैं कि हीट अंदर की बाहर और बाहर के अंदर आ ही नहीं पा रही है। इसलिए कहा गया कि यहाँ तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी नहीं बल्कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी लगेगा, गामा p अपॉन d लगेगा।
इससे जब इसको निकाला गया तो ये 331.5 मीटर पर सेकेंड था, विच वॉज वेरी क्लोज टू द डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे v बराबर अंडर रूट गामा p अपॉन डी। गामा जो है Cp और Cv का रेशियो होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये 1+2 अपॉन एफ भी होता है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मैं आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। दिस इज अबाउट स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक बात यहाँ पे करेंगे, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है ये इंफ्रासोनिक है। ये जब बहुत बड़ा गिगेंटिक बॉडी जब हिलती है तो ये वेव्स पैदा होती हैं, ऑडिबल वेव्स। और हाँ, ये लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होती हैं वो ऑडिबल हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं तो ये अल्ट्रासोनिक होती हैं। ये डॉग्स, बैट्स, कैट्स, इन सब से ये सारी वेव्स पैदा होती हैं। ये एक फैक्टर देखेंगे हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैंने इसका फॉर्मूला निकाला हुआ है, v बराबर अंडर रूट में गामा p अपॉन डी। ये आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। ये नंबर ऑफ मोल्स है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और जब इसको आप नीचे ले जाएंगे वॉल्यूम के तो यहाँ पे डेंसिटी का टर्म आ जाएगा। तो ये P अपॉन डी बराबर RT बाई M। P अपॉन डी को यहाँ रखा तो अंडर रूट में गामा RT बाई M। अब एक एक करके हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पहला पार्ट है एटॉमिसिटी का। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एटॉमिसिटी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट गामा। गामा सबसे ज्यादा मोनो का होता है, मोनोएटॉमिक गैस का, देन डायटॉमिक, देन ट्राइएटॉमिक। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ग्रेटेस्ट इन मोनोएटॉमिक, देन डाई, देन इन ट्राइएटॉमिक गैस। दूसरा फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात होती है कि V बराबर n लैम्डा है तो n सबसे ज्यादा किसका होगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी उसकी ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मीडियम की प्रॉपर्टीज पे, और वो है इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव का अपना खास कैरेक्टर होता है, अपने उसी खास कैरेक्टर से इसको पहचाना जाता है, और ये खास कैरेक्टर कभी भी वेव छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं। प्रेशर इफेक्ट फॉर्मूले में देखने में आता है अंडर रूट में गामा p बाई डी। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें देख करके कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि प्रेशर अगर 4 गुना हो गया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डबल, 9 टाइम्स है तो 3 टाइम्स। लेकिन जरा देखा जाए, मैंने सीधे सीधे लिख दिया है प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेट अस एक्सप्लेन। आपका मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, एरो देखते जाए, प्रेशर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ लगेगा, वॉल्यूम घट जाएगा। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास फिक्स है, वॉल्यूम घटा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर भी बढ़ा, डेंसिटी भी बढ़ी तो P अपॉन डी कांस्टेंट हो गया। विंड इफेक्ट, कभी कभी जो है आप छत पे बाहर ऊपर को खड़े हुए हैं, कहीं पे कोई आवाज हो रही है लाउड स्पीकर की, तो आपको लगता है कि कभी कभी आवाज बहुत पास में है और कभी कभी लगता है बिल्कुल साइलेंस हो गया। ये विंड इफेक्ट है। अगर विंड और साउंड दोनों एक तरफ है तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी एड ऑन हो जाएगी, अपोजिट है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ह्यूमिडिटी इफेक्ट पे आ जाए तो जो है ड्राई एयर की डेंसिटी ग्रेटर होती है डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर। यहाँ पे ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि लगता तो हमको ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्राई एयर की डेंसिटी 28.8 ग्राम पर मोल है और ह्यूमिड एयर का मतलब वाटर समझ लीजिए 18 ग्राम पर मोल है। तो मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो गई, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड ड्राई एयर में ज्यादा, इसलिए जो है लेस देन हो जाएगी। V बराबर अंडर रूट गामा p बाई डी है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर। मॉलिक्यूलर वेट का इफेक्ट देखें तो यहाँ पे V का रिलेशन m के साथ में इनवर्स है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, तो V1 अपॉन V2 बराबर अंडर रूट में M2 अपॉन M1 हो जाएगा। अगली बात आ जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T है तो V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, V1 अपॉन V2 बराबर अंडर रूट में T1 अपॉन T2। और हाँ, यहाँ पे इसको सेल्सियस स्केल वाला रिजल्ट भी देखना बहुत जरूरी है। Vt बराबर V0 प्लस 0.61 इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग 332 मीटर पर सेकेंड है तो फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा बाई 0.61 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो 6.1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, 100 बढ़ाओगे तो 61 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड
बढ़ जाएगा। हम लोग को देखना है बच्चों स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये स्ट्रिंग कोई थी, तनी हुई थी। हमने कहा था वेव्स ऑन स्ट्रिंग ट्रांसवर्स होता है, और इस पे हमने कहीं पे प्लग कर दिया है बीच में, चाहे नीचे चाहे ऊपर, तो ये पार्ट, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया है। ये मैं बहुत छोटा सेक्शन लिया हुआ है, APB है पार्ट, और इसमें डोरी में टेंशन जा रहा है सहारे से इसके सरकमफेरेंस से, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। टी के दो रिजॉल्व पार्ट आ गए, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, तो नेट फोर्स जो आ रहा है वो 2t साइन थीटा है। मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत छोटे एंगल की बात हो रही है, तो साइन थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 2t थीटा हो जाएगा। F बराबर t इंटू 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा ये एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की लंबाई dl ले रखी है और रेडियस r हो गया, और ये ऑलमोस्ट सर्कुलर पार्ट है, इसलिए ये dm v स्क्वायर बाई r हो गया, t dl बाई r। यहाँ पे देख सकते हैं कि r से r कट हो गया, v स्क्वायर बराबर t dl बाई dm, और इसको लिखा मैंने t अपॉन dm अपॉन dl, और v बराबर हो गया अंडर रूट में t अपॉन m। इस स्मॉल m को नाम देना ध्यान से रखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ कह लीजिए, या इसी को लीनियर मास डेंसिटी कह लीजिए, लीनियर मास डेंसिटी कह लीजिए, लीनियर मास डेंसिटी कह लेंगे। तो v बराबर अंडर रूट में t बाई m, कीप इट इन माइंड, m इज नॉट सपोज टू बी द मास, रादर इट इज लीनियर मास डेंसिटी। अब यहाँ पे इसी पे वेरिएशंस आप देख सकते हो, v बराबर अंडर रूट में t अपॉन m है, इसी को लिख सकते हैं आप t अपॉन m की जगह पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अंडर रूट में t अपॉन वॉल्यूम की जगह पे एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं। लेंथ पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इट मस्ट बी यूनिट AD, और यही हो जाएगा t अपॉन पाई r स्क्वायर d, यानी कि यही हो जाएगा 1 अपॉन r इंटू टी अपॉन पाई डी। यहीं से आप ले सकते हैं v बराबर अंडर रूट में t अपॉन a को स्ट्रेस लिख सकते हैं, अपॉन डेंसिटी स्ट्रेस लिख सकते हैं, तो स्ट्रेस की जगह पे y इंटू स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। यहीं आप y अपॉन d और ये डेल्टा L अपॉन L लिख सकते हैं, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और थर्मल एक्सपेंशन का आइडिया अगर आप लगाएंगे तो डेल्टा L अपॉन L बराबर अल्फा डेल्टा थीटा भी हो जाता है। ये बात हुई और ये सारे वेरिएशन हुए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के। सवाल कहाँ कहाँ पे सेट कर सकता है, ये इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब आप आएंगे इक्वेशन देखने के लिए। हाँ, इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, P बराबर P0 cos ओमेगा t माइनस kx। K को वेव नंबर भी कहते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और K बराबर 2 पाई बाई लैम्डा होता है। P नॉट को हम नाम देते हैं क्या, प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड यानी कि प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू, और ये होता है BAK के बराबर, BAK के बराबर। तो B बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, B बराबर होता है अंडर रूट में B अपॉन रो, V बराबर अंडर रूट में B अपॉन रो है, तो B बराबर हो जाएगा B स्क्वायर रो A, और ये 2 पाई बाई लैम्डा, V स्क्वायर रो A 2 पाई और लैम्डा की जगह पे V बाई N, और ये हो जाएगा 2 पाई N B A रो इज द इक्वेशन ऑफ, ये हो गया P बराबर P0 cos ओमेगा t माइनस kx। और एक और बात ध्यान रखेंगे, ट्रांसवर्स वेव का जो इक्वेशन होगा वो
साइन से चलेगा और लॉन्गिट्यूडनल का कॉस से चलेगा, इसलिए कॉस हमेशा साइन से 90 डिग्री आगे। इसका मतलब हो गया कि लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव हमेशा आगे चलेगी ट्रांसवर्स वेव से थ्रू एन एंगल 90 डिग्री। अब बात यहाँ पे आएगी इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। इसके लिए हम यहाँ पे सीखेंगे हम कि y जो है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। इसके लिए शर्तें होती हैं कि y मस्ट बी फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ। पहली शर्त, y जो है जो कि वर्टिकल एक्सिस पे जा रहा है, वो x और t दोनों का फंक्शन होना चाहिए एक साथ। दूसरी बात है, ये f जो है ये फंक्शन है, f इज फंक्शन और मस्ट बी पीरियोडिक, मस्ट बी पीरियोडिक। अगली शर्त है पीरियड मस्ट बी फाइनाइट, मस्ट बी फाइनाइट। इसीलिए साइन और कॉस के टर्म में आप इक्वेशन देख सकते हैं वेव की। कभी भी आपको tan और कॉट सेक और कॉसेक के टर्म में आपको वेव की इक्वेशन नहीं मिलती। y जो है मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। इसलिए जब आप y को रखते हो fx प्लस माइनस vt के टर्म में, तो ध्यान रहे ये v स्पीड होता है, ये वेलोसिटी नहीं होता। तो ये ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हो जाती है मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, और यही हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। वेव इज मूविंग अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। ये ध्यान रहे, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं। अब यहीं पे हमें कुछ बातें और करने को मिलेंगी। तो हम लोगों ने सीखा बच्चों की इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। ट्रांसवर्स वेव को डिस्प्लेसमेंट वेव भी कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रेशर वेव भी कहते हैं। और हम लोग सीखेंगे फेज डिफरेंस के बारे में। हम लोगों ने ये बात, अगर ध्यान हो आपको, SHM में फेज डिफरेंस के 2 फॉर्मूले बताए थे, उनको प्रूफ करने का अब समय आ गया है। y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। इतना पार्ट जो है ये फाई है, फेज है। फाई बराबर ओमेगा t माइनस के एक्स। C1 का मतलब केस फॉर्म। t बराबर t1 पे कहा जाए फेज फाई 1 है, t बराबर t2 पे फेज फाई 2 है। तो फाई 1 बराबर ओमेगा t1 माइनस के एक्स, फाई 2 बराबर ओमेगा t2 माइनस के एक्स। डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा ओमेगा t1 माइनस t2, और यही हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू डेल्टा T। इसका दूसरा केस भी आ जाएगा, कहा जाएगा एट x बराबर x1 फाई बराबर फाई 1 है और x बराबर x2 पे फेज फाई बराबर फाई 2 है। तो फाई 1 बराबर ओमेगा t माइनस के x1, फाई 2 बराबर ओमेगा t माइनस के x2। डेल्टा फाई बराबर करोगे आप फाई 1 माइनस फाई 2, तो ओमेगा t माइनस के x1 माइनस ओमेगा t प्लस के x2। तो k के बारे में बताया मैंने कि ये वेव नंबर है और ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x होता है। ये था मामला फेज डिफरेंस का। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू डेल्टा T, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। अब हमें जानना होगा इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, यहाँ पे 2 तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, एक फ्री एंड से और एक रिजिड एंड से। फ्री एंड का मतलब हो गया इस तरीके से, कोई डोरी है, डोरी में हमने कोई गांठ बांध दी तो ये फ्री एंड हो गया। जब यहाँ से वेव टकरा के लौटती है तो यहाँ पे चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन।
एक्स एक्सिस से आ रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चली जाएगी। और ध्यान रहे कि ये यहाँ पे ये वाला मीडियम रेयरर होता है, ये इंसिडेंट वेव है, दिस इज इंसिडेंट पल्स। अब नतीजा ये होगा कि जब ये जहाँ से टकरा के लौटेगी तो ये वेव इधर को चली जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और कुछ वेव ट्रांसमिट भी होगी। और एक बात और हमने जो आपसे कही थी कि अगर वेव टकरा के लौटती है रिजिड एंड से, तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है, और थर्ड लॉ लगने में एक्शन का रिएक्शन आता है, और एक्शन के रिएक्शन में वेव जो है पल्स अगर आई थी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से तो चली जाएगी नेगेटिव एम्पलीट्यूड से। तो इसका इक्वेशन अगर y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स है, तो लौटी हुई वेव का इक्वेशन a डैश साइन ओमेगा t प्लस के एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं, a डबल डैश साइन ओमेगा t माइनस के एक्स हो जाएगा। ये था फ्री एंड से टकराना, दिस वॉज फॉर फ्री एंड से टकराना। अब आप जो है यहाँ पे सीखेंगे रिजिड एंड से टकराने के लिए। तो रिजिड एंड के लिए हो जाएगा मामला कुछ ऐसा, इसको हमने रिजिड एंड कर दिया, इसको हमने रिजिड एंड कर दिया, और ये अब मीडियम ध्यान रहे डेंसर हो गया है। अब जब जो वेव यहाँ से लौटेगी तो यहाँ से ये पल्स पलट जाएगा, पल्स विल बी इन्वर्टेड। तो ये इक्वेशन हो गई इंसिडेंट वेव की, तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव की, और यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन, और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ध्यान रहे यहाँ पे ये रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंट का मतलब दूसरा वाला मीडियम डेंसर हो गया। डेंसर हो गया है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरफ को बढ़ जाएगी, रेयर मीडियम होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड घट जाया करता है। आज की आखिरी चीज हम लोगों को जो पढ़ने को मिलेगी वो है मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। इसके बारे में हम लोग को जानना होगा। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। कल फिर इसी का फेज थर्ड आएगा, पार्ट थर्ड आएगा, मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सवाल तो बनाता ही बनाता है। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम डिवाइड कर दे, डिफ्रेंशिएट कर दे, dy अपॉन dt कर दें, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान रहे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूरे वेव की नहीं होती, पार्टिकल वेलोसिटी होती है। और यहीं पे आपसे एक बात और कर दें कि पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो a ओमेगा हो जाएगा। ये मैंने आपको अलग से बता दिया, पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको आप अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं। अब आप डिफरेंशिएट तो करेंगे फिर से, लेकिन अब की बार विद रेस्पेक्ट टू टी नहीं बल्कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ये आपको स्लोप देगा, a माइनस का a के हो जाएगा, और ये कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, ये स्लोप है। और अगला डिफरेंशियल आपको स्लोप के बदलने की रफ्तार बताएगा। अगला डिफरेंशियल क्या आएगा, कॉस का माइनस साइन आएगा, एक माइनस यहाँ से आएगा तो तीन माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये माइनस ही रहेगा, ऐसा हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पे ये मामला गड़बड़ है, यहाँ पे ओमेगा और आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम स्क्वायर जो है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए है। अब हम यहाँ पे देखते हैं डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हम पाएंगे ये कट जाएगा, कॉस वाला टर्म कट जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस का ओमेगा अपॉन के, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का ओमेगा अपॉन के।
ये 2 पाई n हुआ, ये 2 पाई बाई लैम्डा हो गया, 2 पाई कट हो गया, n लैम्डा वेव वेलोसिटी हो गया। दिस इज वेव वेलोसिटी। dy अपॉन dt बराबर v वेव इंटू dy बाई dx हो गया। और इसी तरीके से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, सेकेंड डिफरेंशियल जब आप करोगे डिवाइड, तो यहाँ पे वी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पा जाओगे। अब यहाँ पे बात समझे, ऑप्शन आता है सीधे सीधे सवाल में कि बताइए मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ वेव इसमें से कौन सी है। तो अगर मल्टीपल चॉइस सवाल नहीं है तो या तो ये ऑप्शन रखा जाता है या फिर ये ऑप्शन रखा जाता है, क्योंकि दोनों इक्वली करेक्ट हैं, दोनों में कोई भी कम ज्यादा करेक्शन वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया अपने आप में एक सवाल वाली बात। और अगर सिंगल चॉइस है तो कीप इट इन माइंड, देन या दो में से कोई एक ही रखा जाएगा, या तो ये या फिर ये। अब इसके दूसरे इस्तेमाल की भी बात समझ लीजिए, दूसरा यूज क्या है। 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से पूछने से आपकी बताइए कि इन 4 में से कौन है जो कि वेव को शो कर रहा है। तो इसका पहला टेस्ट है, अगर किसी ऑप्शन में x नहीं है या किसी में t नहीं है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वेव के लिए y को फंक्शन होना चाहिए x का भी t का भी एक साथ। हो सकता है इस टेस्ट में एक ऑप्शन खत्म हो जाए या 2 ऑप्शन खत्म हो जाए, आपको बचे हुए 2 या 3 ऑप्शन को हिट करना होगा। अब उनमें से एक ऑप्शन को हिट करिए, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और रख के डिवाइड कीजिए। अगर ये वेलोसिटी ऑफ वेव शो कर रहा है तो ही ये इक्वेशन ऑफ वेव है। यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, ये कोई मैटर नहीं है। और अगर ये v वेव नहीं आता है, वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं आता है, तो फिर ये इक्वेशन ऑफ वेव नहीं शो कर रहा है। आज की बातें यहीं तक के, कल हम लोग जो है फिर से पढ़ेंगे इसी आइडिया का, ऑसिलेशन एंड वेव का पार्ट 3। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब इनका फायदा उठाइए वीडियोस का। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।